हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मैं हूं शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। ये उसका पार्ट नहीं है, ये चैप्टर का स्टार टॉपिक है। ठीक है, मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया है एक भी पेपर मैंने ऐसा नहीं देखा बोर्ड का जिसमें किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन ना आया हो 3 मार्क्स में। ठीक है, उसका एक न्यूमेरिकल तो पूछते ही पूछते हैं एंड बहुत ईजी होता है बट टेक्निकल होता है। ठीक है, आपको समझना होता है कि आपको क्या साइन कन्वेंशन यूज करने हैं, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम किरचॉफ्स लॉ करेंगे और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, उसकी जो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है वो हम करने वाले हैं। उसकी पूरी डेरिवेशन पेपर में पूछी जाती है, तो वो मैं आपको कराऊंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो पहले। ऑल्सो लेट्स स्टार्ट। आज का सबसे पहला टॉपिक है किरचॉफ्स लॉज। देखो, दो लॉज होते हैं किरचॉफ के। ठीक है, एक होता है किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दो लॉज होते हैं। ठीक है, एक होता है किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको हम केसीएल बोलते हैं, और एक क्या होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको हम केवीएल बोलते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं लॉज, दोनों की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, साइन कन्वेंशन सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले होता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ मतलब केसीएल। पहले इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं कि ये क्या बोलता है। स्टेटमेंट क्या है? अच्छा, इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। ठीक है, और फर्स्ट लॉ तो होता ही है ये। सेकंड होता है हमारा केवीएल, फर्स्ट होता है केसीएल, और इसको क्या कहते हैं? जंक्शन रूल भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट क्या है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। इसका मतलब देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास एक जंक्शन है, जंक्शन क्या क्या मतलब होता है? जहाँ पे बहुत सारी चीजें आके मिलती है। जैसे रेलवे स्टेशन में जंक्शन होता है कि सारी ट्रेन वहां पे आके कलेक्ट होंगी, मतलब इकट्ठी होंगी। ठीक है, तो जंक्शन का मतलब यहाँ पे भी क्या है कि बहुत सारी वायर्स जो हैं वो मिल रही हैं। तो मान लो कि ए एक जंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से कोई एक वायर आ रही है जिसपे कोई रेजिस्टेंस लगा है R1। ठीक है, यहाँ से एक वायर है, ये है रेजिस्टेंस R2। ठीक है, यहाँ है R3, ये है R4 एंड दिस इज R5। अब आपको क्या पता होना चाहिए? करंट की डायरेक्शंस क्वेश्चन में गिवन होंगे। करंट की डायरेक्शन, मान लो ये करंट है I1। ठीक है, दिस इज करंट I2, दिस इज करंट I3, दिस इज करंट I4 एंड ये क्या है? करंट I5। तो हमारा जो केसीएल है वो ये कहता है कि जंक्शन पे, ए पॉइंट पे जो सम ऑफ इनकमिंग करंट होता है वही सम ऑफ आउटगोइंग करंट होता है। इनकमिंग और आउटगोइंग का मतलब क्या है? इनकमिंग एरो से पता चलेगा आपको। अगर करंट अंदर की तरफ आ रहा है तो वो इनकमिंग करंट है। ठीक है, किसी भी जंक्शन पे अगर करंट अंदर की तरफ आ रहा है तो वो इनकमिंग करंट है, और जैसे I5 है बाहर जा रहा है तो वो आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट पे एट ए अगर मुझे केसीएल लगाना है तो मतलब सम ऑफ इनकमिंग करंट शुड बी सम ऑफ इनकमिंग करंट। ये किसके इक्वल होना चाहिए? सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं अब आप मुझे बताओगे? यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं? यहाँ पे I1 अंदर आ रहा है, उसके इनकमिंग हो गया। I2 तो बाहर जा रहा है, I3 भी बाहर जा रहा है, I4 अंदर आ रहा है, तो ये इनकमिंग करंट का सम हो गया बस। ठीक है, इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट कौन कौन से हैं? I2 बाहर जा रहा है तो ये आउटगोइंग हो गया, और I3 भी बाहर जा रहा है प्लस I3। I4 तो अंदर आ रहा था, I5 बाहर जा रहा है तो ये भी क्या हो गया? आउटगोइंग करंट। तो अगर आपको किसी भी जंक्शन पे केसीएल लगाना है तो आपको यही करना पड़ेगा कि सम ऑफ इनकमिंग करंट को सम ऑफ आउटगोइंग करंट के इक्वल रख दो। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा रूल होता है हमारा जंक्शन रूल, या फिर इसी को ही हम क्या कहते हैं? केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल्स में कैसे इंप्लीमेंट होगा ये मैं भी आपको समझाऊंगी। तो ये समझ आ गई बात। नेक्स्ट हमारा होता है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें क्या होता है? सी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसको लूप रूल कहते हैं, और सेकंड रूल या सेकंड लॉ उसको क्या कहते थे? जंक्शन लॉ कहते थे। इसको हम लूप रूल कहते हैं।
ठीक है, या सेकेंड लॉ भी कह सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस या अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट इज 0। इसका मतलब होता है कि आपको किसी भी टाइप का सर्किट दिया हो, मतलब उसमें चाहे 4 रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए हो, ठीक है, किसी भी टाइप का सर्किट आपको दिया हुआ है, क्लोज्ड सर्किट, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, ठीक है, ये V1 है, इसकी कुछ पोटेंशियल V2 है। तो आपको केवीएल के अकॉर्डिंग, केवीएल क्या कहता है कि इस पूरे के पूरे लूप में जो वोल्टेज का सम होगा वो कितना होगा, 0। अब वोल्टेज सिर्फ इन दोनों से नहीं आएगी, वोल्टेज यहाँ पे भी आएगी, V1 इसकी भी होगी कुछ, सॉरी VA लिख दो इसको, इसकी भी होगी कुछ VB, इसकी भी होगी कुछ VC, इसकी भी होगी कुछ VD, ठीक है, और V1 V2 तो है ही है। तो जितने भी अप्लायंस लगे होते हैं या जितनी भी चीजें एक सर्किट में लगी होती है, मेनली आपको जो भी न्यूमेरिकल आएगा ना उसमें 2 चीजें लगी होंगी सर्किट में, एक होगा रेजिस्टर और एक होगा आपका सेल, ठीक है। अगर रेजिस्टर आता है तो उसकी भी पोटेंशियल लिखनी है, और अगर सेल आता है तो उसकी पोटेंशियल तो आपको दी ही होगी तो वो लिखनी है। तो उनका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, अभी बस आप उसकी डेफिनेशन को रीड कर लो, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है दैट डेल्टा V इज इक्वल टू 0 अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। समझ आई बात में। अब साइन कन्वेंशन है नेक्स्ट। साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारे सर्किट में, मतलब पहली बात तो हर बुक में हर टीचर का साइन कन्वेंशन अलग होता है, ठीक है। तो जो मेरा साइन कन्वेंशन है, जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल के टीचर या ट्यूशन या कहीं पे भी किसी और ने सेम साइन कन्वेंशन यूज किया हो, बट यस अगर आप एक ही क्वेश्चन में मतलब थ्रू आउट सेम साइन कन्वेंशन फॉलो करोगे तो आपका आंसर सही ही आएगा, चाहे आप कोई भी साइन कन्वेंशन से करो। बट ऐसा मत करना कि एक लूप में जो मैंने पढ़ाया आपको आपने वो लगा दिया है, दूसरे लूप में आपने जो कहीं और से पढ़ा वो अप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, तब आंसर गलत आएगा। तो आपको पूरे के पूरे न्यूमेरिकल में एक ही साइन कन्वेंशन पे स्टिक रहना पड़ेगा। तो मेरा जो साइन कन्वेंशन है जो मुझे पढ़ाया गया है, जो जिससे मेरा आंसर एकदम से आ जाता है, तो वो क्या है, साइन कन्वेंशन सी। आपको एक सर्किट में 2 चीजें मिलेंगी, पहले मिलेगा आपको एक रेजिस्टर और दूसरा मिलेगा आपको एक सेल। तो जब आपको रेजिस्टर मिले सर्किट में ऐसे करके जिसकी कुछ रेजिस्टेंस दी हो R, या फिर आपको एक सेल मिलेगा ऐसे करके, ठीक है, इसकी पोटेंशियल होगी V। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टर मिलेगा तो इसकी भी पोटेंशियल लिखनी है केवीएल के अकॉर्डिंग, और वोल्टेज ये सेल मिलेगा तो इसकी भी पोटेंशियल लिखनी है। पहले हम रेजिस्टर वाले की बात करते हैं। इसमें 2 केस होंगे। 2 केस क्या होंगे, या तो करंट ऐसे ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है, या फिर सेम रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है, करंट ऐसे ट्रैवल कर रहा होगा, ऐसे फ्लो कर रहा होगा सर्किट में, ठीक है। पूरा सर्किट बना होगा, मैं बस उसमें से एक रेजिस्टर निकाल के आपको समझा रही हूँ कि हमें कैसे केसीएल और साइन कन्वेंशन क्या यूज करने हैं। ये रेजिस्टर लगा है जिसकी कोई रेजिस्टेंस है, 2 डायरेक्शन पॉसिबल है करंट की, एक डायरेक्शन इधर और एक इधर। समझ आ गई बात। अब हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें अपने मूवमेंट की भी डायरेक्शन देखनी होगी कि हम पूरे लूप में किस तरीके से मूव करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं जिस डायरेक्शन में जा रही हूँ, ठीक है, करंट भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप यहाँ पे V लिखोगे प्लस IR, इसका जो पोटेंशियल लिखोगे, ओम्स लॉ लगेगा, V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं जिस डायरेक्शन में जा रही हूँ, करंट भी अगर उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप V को क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू IR। आई बात समझ में। सेकेंड केस क्या होगा, मैं तो इसी डायरेक्शन में जा रही हूँ, ठीक है, बट करंट सामने से आ रहा है, मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ बट करंट सामने से आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू माइनस IR। आई बात समझ में। जिस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ, करंट भी अगर उसी डायरेक्शन में, तो V इज इक्वल टू IR। 2 ही चीजें होंगी, यही 2 चीजें होंगी आपको न्यूमेरिकल में जो दिखेंगी, या तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो करंट भी उस डायरेक्शन में होगा, या तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो करंट सामने से आ रहा होगा। तो दोनों केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल की। अगर आपको सेल टकरा जाए आपके क्वेश्चन में तो आपको कैसे करना है। देखो सेल में हमें कुछ भी V इज इक्वल टू, मतलब IR तो लगाना नहीं है, इसका जो भी पोटेंशियल होगा वही लिखना है एज इट इज। बट अगर सेल में, और करंट भी नहीं देखना है यहाँ पे कि करंट कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं
तो हमको जोन सा टर्मिनल पहले टकराएगा, ये प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस टर्मिनल होता है, ठीक है। तो हम वो टर्मिनल का जो, जैसे अगर प्लस आया तो प्लस भी लिख देंगे, ठीक है। बट अगर ऐसे है आपका और मैं ऐसे जा रही हूँ ना, तो पहले हमको सर्किट में चलते चलते माइनस टकराएगा, तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, बस आपको यही करना है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन अगर समझ नहीं आया हो तो एक और बार देख लेना। मैं फिर से बता रही हूँ कि अलग बुक्स के अलग साइन कन्वेंशन होते हैं, तो ये मुझे सही लगता है, मेरे न्यूमेरिकल्स 2 मिनट में इससे सॉल्व हो जाते हैं, किरचॉफ्स लॉ वाले, तो ध्यान रखना आप। ये न्यूमेरिकल है आपके लिए। देखो, हमें एक सर्किट दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको I1 I2 I3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको एक सर्किट दिया है, ठीक है, सर्किट का नाम क्या है, ABCDEF, डन, क्लोज सर्किट है। आपको I1 I2 I3 की वैल्यू दी है। इस क्वेश्चन में आपको आपके मूवमेंट की डायरेक्शन भी गिवन है और करंट की डायरेक्शन भी गिवन है, तो बस इसमें ना एक बार KCL और KVL लगाते हैं, पहले लगाना सीखते हैं, फिर वो वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुछ भी गिवन नहीं होता, हमको खुद से सब कुछ लेना होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको कितने लूप्स दिख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, जितने आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है हमको सॉल्व करने के लिए। तो अगर हमको वेरिएबल्स नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो हमको जितने कम से कम वेरिएबल हम चूज कर सकते हैं, हमको वो चूज करने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको I1 I2 I3 तीन वेरिएबल गिवन है, तो हमको तीन इक्वेशंस चाहिए होंगी इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए, मतलब करंट की वैल्यू निकालने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए, तभी वो आंसर आ पाएगा, है ना। अब दो वेरिएबल, दो इक्वेशन आ गई बट तीन वेरिएबल है, तो वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा कभी भी। सो सबसे पहले आप काम क्या करोगे, लूप लो। देखो, एक दो, मतलब एक ये लूप आ जाएगा ABEFA, दूसरा लूप क्या आएगा BCDEB, ठीक है। तो दो लूप्स ले रहे हैं हम। सबसे पहले इन लूप ABEFA, कभी भी लूप का नाम लिखना है तो उसको पूरा क्लोज करना है, ठीक है, ABEF पे नहीं छोड़ना है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, हमारे मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, इस लूप में भी ऐसे है, तो पहले इस लूप की बात करेंगे, उसको भूल जाओ। कहीं से भी स्टार्ट करो, ए पहला पॉइंट ए है ना, तो ए से स्टार्ट करो, ठीक है। हम यहाँ जा रहे हैं, ए से मूव करे, कोई रेजिस्टर नहीं आया इधर, कोई सेल नहीं आया, चल रहे चल रहे चल रहे हैं, आगे नहीं जाना है क्योंकि बी के बाद हमें इधर जाना है, हम इस लूप को कंसीडर कर रहे हैं। तो हम पहुंचे यहाँ बी पे, फिर हम ऐसे गए, है ना, हम तो ऐसे ही मूव कर रहे हैं ना, तो हम ऐसे ही मूव करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्या इसमें से करंट भी उधर ही जा रहा है, मैं ऐसे जा रही हूँ तो I3 भी इधर ही जा रहा है ना। तो अगर मैं ऐसे जा रही हूँ, I3 भी इधर जा रहा है और रेजिस्टर आ गया सामने, तो V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला लगेगा, जिस डायरेक्शन में मैं उसी में करंट, तो यहाँ पे क्या होगा, V इज इक्वल टू प्लस IR। तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 इंटू I3 प्लस का, चल रहे हैं आगे, चल रहे हैं आगे, चल रहे हैं आगे, चल रहे हैं, इधर मुड़े, इधर तो कोई रेजिस्टर कोई सेल नहीं है, तो कुछ भी नहीं लगेगा, चल रहे हैं, फिर ऊपर जाएंगे। अब सबसे पहले सेल का कौन सा टर्मिनल टकराया हमें, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और इसकी पोटेंशियल लिखनी पड़ेगी 12, ठीक है। फिर चल रहे हैं ऊपर, चल रहे हैं ऊपर, चल रहे हैं, रेजिस्टर टकराया, तो क्या देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में हमें, क्या उसी डायरेक्शन में करंट है भाई, यहाँ पे तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है I1, तो V इज इक्वल टू IR लगेगा प्लस का, तो +5, इसमें करंट कितना है I1। अब हम A पे पहुंचे वापस, हमारा लूप कंप्लीट हो गया, तो इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे आप यहाँ। आई मेरी बात समझ में, आई बात समझ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट लूप में, दूसरे लूप का नाम लिखो, इन लूप, दूसरे लूप का नाम लिखते हैं BCDEB, कंप्लीट करना है लूप को, BCDEB, ठीक है। चलो स्टार्ट करेंगे बी पॉइंट से, हमारी डायरेक्शन मूवमेंट की ऐसी है, ठीक है, बी से चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। अब देखो, हमें तो यहाँ मुड़ना है, बट करंट सामने से आ रहा है, हो गई ना ऑपोजिट डायरेक्शन,
हम ऐसे आ रहे हैं बट करंट ऐसे आ रहा है I2, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का। और रेजिस्टर है तो मतलब रेजिस्टर के केस में क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर लगता है, तो I2 और 3, तो 3I2। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। अब हमें हमारे पास सेल आ गया, सेल का कौन सा टर्मिनल टकराया है हमें, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और सेल की वोल्टेज 6 दी हुई है, वो लिख देंगे। हम चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, डी से इधर मुड़ना है, आगे नहीं जाना है, ई से वापस आना है। अब देखो हम यहाँ पे जा रहे हैं बट करंट ऐसे आ रहा है, तो फिर से क्या आएगा, माइनस, माइनस आएगा 2I3। फिर बी पॉइंट पे पहुंच गए, लूप खत्म, तो इज इक्वल टू 0। बट ध्यान से सुनो, दो इक्वेशन हुई है, वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, 3, I1 I2 I3। तो अब क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन कहाँ से लाएं, थर्ड इक्वेशन लाएंगे। अगर आप ये पूरा बड़ा लूप सॉल्व करोगे ना, तो आपकी यही वाली इक्वेशन आएगी फिर से इसको सॉल्व करने के बाद, मतलब तो कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दी, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करी, क्योंकि मैंने ये पहले करा हुआ है। तो अगर आप पूरा लूप, ये बड़ा वाला लूप ले लोगे, फिर आप पूरा केसीएल लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हो, बट आपकी यही इक्वेशन आएगी निकल के, तो उसको कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि दो इक्वेशन सेम हो जाएंगी, फिर सॉल्व तो हो ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे केसीएल लगाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट चीज, थर्ड इक्वेशन के लिए केसीएल लगा रहे हैं, कहाँ पे, बी पॉइंट पे। केसीएल क्या बताया था मैंने अभी आपको, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो बी पॉइंट पे इनकमिंग करंट कौन सा, I1 है ना, I2 भी इनकमिंग है, और आउटगोइंग क्या है, I3। तो बस सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट लिखना है। सो इनकमिंग है I1 प्लस I2 और आउटगोइंग क्या है, I3। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस बन गई, 1 2 एंड 3। तीन वेरिएबल है, आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, वैल्यूज पुट करके आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पे आप क्या करो, देखो यहाँ पे I3 है ना, इसको I1 प्लस I2 लिख लो, और यहाँ के I3 को भी I1 प्लस I2 लिख लो, तो I1 और I2 में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा सा आंसर आ जाएगा। मैं आपको बस KVL कैसे अप्लाई करते हैं वो करना सिखा दी हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप। इसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको, या फिर चलो सॉल्व कर ही लेते हैं, एक तो करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें I3 की वैल्यू पुट करते हैं, मतलब थोड़ा आगे मैं सॉल्व कर देती हूँ ताकि एक इक्वेशन बन जाए। 12 को इधर ले जाएंगे, प्लस 5I1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2I1 प्लस 2I2 प्लस 5I1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 2I1 प्लस 5I1 कितना हो जाएगा, 7I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 12। ये हो गई हमारी इक्वेशन एक। ठीक, अब इसमें पुट करते हैं, इस वाली में, तो -3I2 प्लस 6 -2, I3 की जगह क्या पुट करेंगे, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करो इसको, -3I2 प्लस 6 -2I1 -2I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -2I1 -5I1, सॉरी I2, हाँ, और 6 उधर जाके -6, तो माइनस से सब माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 6। ये बन गई नेक्स्ट इक्वेशन। अब तो बहुत इजी हो गया। ठीक है, अब आप इन दोनों को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, और I1 I2 की वैल्यू इसमें पुट करके I3 की वैल्यू निकाल लो। तो थोड़ा बहुत आई थिंक आप क्लियर है आपको कि कैसे KVL सॉल्व करना है, कैसे KVL अप्लाई करना है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, I1 I2 और I3 की क्या वैल्यूज आएंगी, आई टेल यू। सो हमारा जो I1 आएगा दैट विल बी 48/31 एम्पियर, 48/31 एम्पियर। सॉल्व करने के बाद I2 आएगा 18/31 एम्पियर, 18/31 एम्पियर, एंड I3 विल बी 66/31 एम्पियर। ठीक है, सॉल्व कर लेना, नो चीटिंग।
डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। सी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, आपको कई न्यूमेरिकल्स में दिखेगा ऐसा टाइप का फिगर, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आप बताओ रेजिस्टेंस बताओ या फिर करंट कितना फ्लो कर रहा है बताओ। मतलब इसकी डेफिनेशन देखो, अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल यूज्ड टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली। इसका मतलब है आपके पास चार रेजिस्टर्स है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अरेंज्ड है। तो ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टर है P, ठीक है, ये सेकेंड रेजिस्टर है Q, दिस इज थर्ड रेजिस्टर R, एंड ये है हमारा फोर्थ रेजिस्टर विच इज S। तो ये क्वाड्रिलेटरल की शेप में है अरेंज। यहाँ पे इसको कनेक्ट करने वाला हमारा एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है हमने। डन। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट है या नहीं, और इसको हमने यहाँ इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया एक सेल के साथ जिसकी ईएमएफ है ई। तो ऐसा दिखता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की एक कंडीशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन। इस बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा P अपॉन आर इज इक्वल टू Q अपॉन एस होता है, ठीक है, ये होती है बैलेंस कंडीशन, तब हमारा गैल्वेनोमीटर से जो करंट होता है वो जीरो फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये होती है बैलेंस कंडीशन। P अपॉन आर इज इक्वल टू Q अपॉन एस, यहाँ Q नीचे भी जा सकता है, R ऊपर आ जाएगा। आपको यहाँ पे तीन रेजिस्टर्स की वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन में और आपको एक वैल्यू निकालनी होती है, बट पहले आपको ये पता करना होता है कि क्या गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये जो बैलेंस कंडीशन है ना, इसकी डेरिवेशन करते हैं, बहुत ईजी डेरिवेशन है इसकी। कैसे करेंगे, केवीएल ही लगाएंगे हम। ठीक है, देखो यहाँ से मान लो यहाँ से हमारा करंट I1 निकल रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे जाके करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, I1 और I2। ठीक है, अब यहाँ पे I1 जो है दो ब्रांच में स्प्लिट हो जाएगा, एक इधर और एक इधर जाएगा। तो यहाँ से अगर IG जा रहा है मतलब करंट इन द गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ से कितना जाएगा, I1 माइनस G, जो बचा हुआ करंट है। अब इस ब्रांच में देखो, यहाँ पे इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से IG आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, I2 प्लस IG। तो ये दो लूप्स हैं हमारे पास, इनका नामकरण कर देते हैं पहले, A B C D। ठीक है, अब इस लूप में मूवमेंट की डायरेक्शन हम खुद ही चूज कर लेते हैं। मान लो मैं बोल रही हूँ मैं इस लूप में ऐसे मूव कर रही हूँ और इस लूप में भी ऐसे मूव कर रही हूँ, तो अब दोनों लूप्स में हम केवीएल लगाते हैं। तो सबसे पहले इन लूप, बिल्कुल जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था केवीएल लगाना, बिल्कुल सेम हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन लूप ए बी डी ए सी, यहां से हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहां गए हम, तो हम जिस डायरेक्शन में करंट भी उस डायरेक्शन में, रेजिस्टर आया तो V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगेगा। I कितना है I1 और R कितना है इसका P, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1P। ठीक है, फिर हम ऐसे गए, यहाँ आए, ऑलराइट, यहाँ आए, यहाँ पे D पॉइंट पे इधर जा रहे हैं हम। अब इधर जब हम जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, जब हम इधर जा रहे हैं तो करंट सामने से आ रहा है, राइट, हम इधर जा रहे हैं, करंट सामने से आ रहा है, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस, और फॉर्मूला क्या लग जाएगा, माइनस I2R इज इक्वल टू 0। गैल्वेनोमीटर में कुछ नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये तो बस डिवाइस लगा रखा है हमने। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी इसका कुछ भी वोल्टेज नहीं होगा, तो वो मेंशन नहीं करने वाले। अब दूसरे लूप में आते हैं, इन लूप बी सी डी बी, दूसरे लूप में मूवमेंट की डायरेक्शन देखो, बी से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो प्लस और आई आर लगा दो, I1 माइनस जी, यहाँ पे IG होगा, एक सेकेंड, I1 माइनस IG होगा यहाँ पे। ठीक है, I1 माइनस IG और Q। ठीक है, अब यहाँ पे पहुंचे, अब हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट सामने से आ रहा है, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस, माइनस का साइन आएगा, I2 प्लस IG इंटू S। ठीक है,
लूप क्लोज इज इक्वल टू 0। डन। अब जब एक कंडीशन हमें क्या लगानी है, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब ब्रिज बैलेंस होता है, क्योंकि हम बैलेंस कंडीशन ही निकाल रहे हैं, तो उस केस में जो हमारा IG होता है वो कितना होता है, 0। मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट कितना फ्लो कर रहा होता है, 0। तो इस इक्वेशन में IG को आप 0 पुट कर दो, यहाँ पे भी 0 पुट कर दो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन I2R को इधर ले जाओ, सो I1P इज इक्वल टू I2R। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, I1Q इज इक्वल टू I2S। डन। दोनों की दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। आ गई बैलेंस कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये इसकी डेरिवेशन थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है आपसे पेपर में, तो प्लीज इसको नोट कर लेना। एंड इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 3 है विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो कंप्लीट हो गया है। पूरी थ्योरी करी है हमने, डेरिवेशंस करी हैं, ठीक है, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट चीजें, न्यूमेरिकल्स सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको कराए हैं। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।